डिफिकल्टी है इसमें, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, दोनों केस एक साथ इंस्टीट्यूट किए जाते तो। अब मैं अभी दूसरी बात ये है कि यहाँ 19/5 पर पर ही इस पर था हाँ हमारा 19/5 प्रश्न, पर या ही आ तो रहा हम हूँ कि पहली बात कल उसमें जो डिस्कशन वो कर मैं बता लेंगे रहा हूँ फिर से। वो मैं बता रहा हूँ कि आप 19/5 में जो ले गए, इसके बजाय ये मामला आपका 6/3 का है मेनली। 6/3 जो है वो ये है कि ट्रांसफर का मामला है। ट्रांसफर के मामले में ये होता है कि इफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट इन पोजेशन ऑफ द पीआईओ, और इतने सारे पीआईओ क्यों बनाए गए हैं, वो इसलिए कि नॉर्मली जैसे एसएचओ होता है, जो थाना अध्यक्ष होता है, वो अपने थाने का पीआईओ होता है, वो इंचार्ज होता है, उसके पोजेशन में या कस्टडी में वो सूचना होती है, वो बड़ी आसानी से उपलब्ध करा सकता है। तो ऐसे मामले पर उससे लीगली उलझने की बजाय, क्योंकि मैं इसमें उत्तराखंड के भी केसेस बताता हूँ कि कैसे इसमें होता है। हमारे यहाँ तो इन्होंने नियमावली में ही 2013 में कर दिया कि नॉट मोर देन 2, आप मतलब वो ट्रांसफर एक स्वयं अपने पास की देगा और केवल एक अधिकारी को ही 6/3 करेगा। ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 10-15 जगह पर भेजेगा, तो उसमें आपको 6/1 में ही लगाना चाहिए। बिकॉज इफ देयर आर मोर पीआईओज एंड मोर, ज्यादा अलग हर एक थाने पब्लिक अथॉरिटी है, दैट इज मोर फैसिलिटी फॉर यू, एक्चुअली आपके लिए ज्यादा फैसिलिटी है। तो यू कैन एक्सपेक्ट द पीआईओ टू कंपाइल ऑन बिहाफ, क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने सर भी बहुत सारे मुझको नियम में लगता कहा है है कि ये कि जो डिस्कशन है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो कलेक्शन है उसमें पीआईओ ने जो बोला है, तो आप उसकी बात को मानते हुए अलग अलग थाने में ही अपील कर देते हैं, तो आप ये अननेसेसरी प्रोसीडिंग्स को ये करके इतने टाइम में तो आपको सूचना मिल गई होती है आसानी से, क्योंकि नहीं उसने नहीं, डिनाई कोई 8 और 9 में तो किया ही नहीं है, उसने तो केवल बोला 6/3, और ये टेक्निकलिटी है। मैं अब आप आपको जो है सर, टेक्निकलिटी में क्या है, चूंकि हम लोग का भी जो सेकंड सेशन है डीओपीटी पे डिस्कशन के लिए, वो हम्म। तय प्रोग्राम है। इसको हम लोग जो है कल या परसों में, जब भी हमारे हाँ पास ठीक है, क्वेश्चन कल आंसर उसको के डिस्कस कर समय में लेंगे। समय यस यस। मिलेगा, हाँ इसको हाँ एक यस। बार और डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन ठीक है आंसर्स ठीक है। का इशू है। आ, ओके ओके। क्योंकि आज सर डीओपीटी के सर्कुलर्स पर हमने टाइम अपना अलॉट किए हैं, अब रेगुलर हम इस पर वो करेंगे। तो आप सर शुरू करें इसमें और हम लोगों का मार्गदर्शन करें। हाँ जी हाँ जी। मैं पहले बताता हूँ कि ये जो डीओपीटी है ये क्या है। ये केंद्र सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है। आरटीआई एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोडल विभाग नामित किया है। इनफैक्ट सभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने अपने विभाग नामित किया है। और ये जो है ये सामान्य प्रशासन विभाग या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जीएडी, अपने अपने स्टेट का हो सकता है, या कोई और विभाग भी हो सकता है, जैसे सतर्कता है, विजिलेंस है, या भ्रष्टाचार निवारण, सुशासन, इस तरह के भी विभाग होते हैं, और वो लोग जनरली इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी होते हैं। अब पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि कोई भी जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंडर में नहीं आता है। कई बार लोग ऐसे भी समझते हैं कि जैसे कंज्यूमर फोरम होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऊपर फिर स्टेट फोरम होता है, फिर आप नेशनल फोरम में जाते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर आरटीआई एक्ट में नहीं है। आरटीआई एक्ट में यह है कि ऑल कमीशंस आर ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट। तो स्टेट के ऊपर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं है। लेकिन व्यवस्था ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अथॉरिटीज है वो सब सीआईसी के अंडर में आते हैं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंडर में। और जो स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज है वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के अंडर में आते हैं। इस तरह की व्यवस्था है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत में कहीं पर भी हो, वो किसी भी राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत कभी नहीं आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स जो है वो मामला ही सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का विभाग है तो वो सीधा सीआईसी के अंडर में ही आएगा, चाहे वो किसी भी राज्य में क्यों ना हो। यदि वो स्टेट गवर्नमेंट का है और आप एक स्टेट के बजाय दूसरे स्टेट में कंप्लेंट करते हैं, हमारे पास ऐसा हुआ था कि जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के खिलाफ उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में एक केस चला गया था गलती से। अब उन्होंने कर दिया, 2006 की बात है, नया नया एक्ट बना था, हमको भी ज्यूरिसडिक्शन पता नहीं था, और फिर चलो कोर्ट तो कोर्ट है, तो हमने उसका भी सम्मान करते हुए उस छात्र की समस्या सॉल्व कर दिया, और इस तरह से हमने वो केस को भी एंटरटेन कर लिया। बट दैट इज एन एक्सेप्शन। अब तो सबको ज्यूरिसडिक्शन का मालूम ही है कि कौन सा मामला कहाँ पे जाना चाहिए। और फिर जो एक अपील प्रक्रिया में भी उसी तरह से है कि स्टेट के ऊपर जो अपील होती है वो कंसर्न स्टेट के हाई कोर्ट में ही होती है, जो रिट याचिका होती है, और वो सीआईसी में वो मामला नहीं जाता है। तो फिर सीआईसी की इंपॉर्टेंस क्या है? वो इसलिए कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले है वो सबसे ज्यादा सीआईसी से है। तो इसलिए पहली बात ये कि ये बहुत बड़ा कमीशन है। दूसरी बात ये कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी विभाग आ जाते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। और फिर इनके जो ऑर्डर होते हैं ये सब दिल्ली हाईकोर्ट में ही चैलेंज होते हैं, क्योंकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन दिल्ली में है। तो इसलिए काफी केस लॉ अवेलेबल है, और इसलिए जो सीआईसी है वो बाकी कमीशंस के मुकाबले ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो जो करता है वो बाकी कमीशंस भी, जो कि ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट है, तो वो अपने अपने ढंग से अपने अपने राज्यों में फॉलो करते हैं। ये सीआईसी की इंपॉर्टेंस है।
अब चूंकि वो कोई भी अथॉरिटी होती है तो उसको इम्प्लीमेंटेशन में किसी की सहायता भी लेनी पड़ती है। जैसे कि मानवाधिकार आयोग है, लेकिन पुलिस का अपना भी मानवाधिकार सेल होता है। सीबीआई दूसरों के भ्रष्टाचार की जांच करता है, लेकिन सीबीआई में भी भ्रष्ट ऑफिसर हो सकते हैं और उसके लिए उनका स्पेशल यूनिट होता है। तो इस तरह से उनका एक इंटरनल मैकेनिज्म भी होता है और गवर्नमेंट का भी एक इंटरनल मैकेनिज्म है, और वो है डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो आरटीआई के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नोडल विभाग है। और वो अपने अलग-अलग जो ऑफिस मेमोरेंडम और नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किए हैं, और जो दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय है या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है, हर एक निर्णय का कॉग्नाइजेंस संज्ञान लेते हुए वो प्रोसीजर जो है वो भी मॉडिफाई करता है, और इनके जो सर्कुलर्स होते हैं ये सभी विभागों में सर्कुलेट होते हैं। तो इसलिए अधिकतर पीआईओ और अपीली अधिकारी को इनके बारे में जानकारी होती है, और ये अपने वेबसाइट पर भी इसको पब्लिक टाइम टू टाइम करते रहते हैं और फिर रिवाइज भी करते रहते हैं। अभी मैंने देखा कि कुछ इन्होंने हटा दिए हैं। अब हटाए उसका कारण भी ये है, क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऐसे निर्णय आ गए कि पुरानी प्रोसीजर जहाँ पे इनको चेंज करनी पड़ी, तो वहाँ पर केवल कोई सर्कुलर हो गया, इसकी वजह से वो अंतिम नहीं हो जाता है। हमको ये भी देखना पड़ता है कि उसके बाद यदि कोई चीज़ लेटेस्ट आई हो और वो चीज़ हट गया है, तो फिर वो सर्कुलर जो है वो वैलिड नहीं है, या इसी तरह से ये कारण है कि कई बार ये खुद ही अपनी वेबसाइट से उसको हटा देते हैं, क्योंकि उसका लीगल इम्पोर्टेंस खत्म हो गया। वो एक तरह से रिपील हो गया, या फिर कभी-कभी नंबर भी देते हैं कि अमुक नोटिफ़िकेशन को हम ये कर रहे हैं, रिपील करते हैं, या इन सुपरसेशन ऑफ द प्रीवियस ओएम नंबर सो एंड सो डेटेड सो एंड सो, हम ये दूसरा जारी कर रहे हैं। तो इस तरह से वो करते हैं, तो वो एक्सप्रेसली भी रिपील कर सकते हैं, और अदरवाइज़ वो चीज़ इम्प्लाइडली रिपील हो जाती है, और फिर वो ऑब्सोलेट हो जाती है कि उसको कोई रेफर नहीं करता है, जो कि नया कोई कानून आ गया तो उसको रेफर नहीं किया जाता है। इसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे सर? जी। सर्कुलर हम देखना शुरू कर देते हैं एक के बाद एक। हाँ जी, ये इसका प्रीफेस है कि ये क्यों बनाया गया है, इंडेक्स भी दिया है। तो इसमें डेजिग्नेशन ऑफ पीआईओ प्रीफेस जो है ये इसमें ये दिया गया है कि क्यों ये बनाया गया। So RTA Act 2005 was promulgated in 2005 to promote transparency and accountability in the working of every public authority. A clear knowledge of the provisions of the Act to a public information officer, first appellate authorities of the public authority is key to successful implementation of the Act. कोई भी एक्ट नया आता है तो उसमें ना सिर्फ सरकारी ऑफिसर, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ऑफिसर्स है, जेलर्स है, जजेस है, वकील है, इनको भी कई बार ट्रेनिंग दी जाती है, और सबके लिए ये जरूरी होता है। तो जो उत्तर प्रदेश में भी जैसे प्रशासनिक एकेडमी है नैनीताल में, तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ट्रेन करती है। तो उस तरह से ये ट्रेनिंग के लिए ही उन्होंने मैनुअल या जो हस्त पुस्तिका है, हैंडबुक्स, वो बनाई हुई है। During the course of evolving of the RTI Act 2005, Department of Personnel Training (DOPT) has issued clarifications on various provisions of the Act. ये DOPT 2 हफ्ते का कोर्स भी चलाता है, ऑनलाइन कोर्स। पहले ये 1 हफ्ते का था, और मैंने 2012 में इनका कोर्स पास किया हुआ है, जिसमें वो लोग एक असाइनमेंट भी देते हैं। अब उन्होंने 1 हफ्ते की बजाय 2 हफ्ते का ऑनलाइन कोर्स किया है, और इसके लिए डीओपीटी ने सीजीजी के साथ कोलैबोरेट किया है। सीजीजी सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैदराबाद, और ये सीजीजी हैदराबाद है, वो पहले आरटीआई टाइम्स भी पब्लिश करता था, जो काफ़ी अच्छे क्विज़ेस और इस तरह के प्रश्नोत्तरी उसमें रहती थी, और कुछ टाइम तक ये ऑनलाइन पब्लिश होता रहा। तो ये सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के साथ कोलैबोरेशन में 2 हफ्ते का कोर्स भी चलाता है, और इन्होंने एक बहुत अच्छा असाइनमेंट शुरू किया है। वो असाइनमेंट क्या होता है कि जो भी इनका ऑनलाइन कोर्स करता है, उसको एक आरटीआई एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन में 4-1 का 17 मैनुअल्स लेगा, और 17 मैनुअल्स के ऊपर वो कमेंट करेगा, और इस तरह का उसको ये एक असाइनमेंट भी सबमिट करना होता है, और 2 केस स्टडी देते हैं। केस स्टडी में वो लाइव एग्जांपल्स देते हैं, और वो एग्जांपल के ऊपर उसको कमेंट्री करनी होती है कि ऐसे मामले में क्या किया जाना चाहिए या क्या नहीं किया जाना चाहिए। तो उस पर आरटीआई एक्ट के प्रावधानों के तहत उसको अपनी कमेंट देनी होती है। तो ये एक चीज़ है जो करनी होती है। तो ये एक कोर्स भी वो चलाता है, और आप में से भी जो लोग इंटरेस्टेड हो तो इस कोर्स के लिए वो कर सकते हैं, तो उसका ई-सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। For the convenience of the citizens, a compendium of office memorandums, OMs and notifications issued by DOPT has been issued online with topic-wise search facility. अब ये जो ऑफिस मेमोरेंडम या जो नोटिफिकेशन होता है, इसका अथॉरिटी मैं बता देता हूँ कि क्या अथॉरिटी होती है। सबसे ऊपर जैसे कि संविधान है, रूल ऑफ लॉ में, संविधान के नीचे पार्लियामेंट के एक्ट होते हैं, फिर असेंबली के एक्ट होते हैं, उनका अपना-अपना दायरा है। एक्ट के नीचे वो रूल्स होते हैं, रूल्स के नीचे रेगुलेशंस होते हैं, रेगुलेशंस के नीचे नोटिफिकेशंस होते हैं, नोटिफिकेशंस के नीचे जीओ होते हैं, और जीओ के नीचे ऑफिस ऑर्डर होते हैं, कार्यालय आदेश। ये जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये होता है कि जो चीज़
नीचे है उसको आप कोई भी ऊपर जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी मतलब जैसे एक्ट है वो अथॉरिटी है, संविधान वो है अथॉरिटी, तो जो भी अथॉरिटी है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है वो भी अथॉरिटी है। तो आप किस अथॉरिटी को मान रहे हैं और उसके कॉन्ट्राडिक्शन में यदि कोई करता है तो आप उसको हायर फोरम पे चैलेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्ट, छोटा एक्ट मतलब एक्शन। तो ये जो एक्ट या एक्शन है, एक्शन आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं? आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये ऑफिस ऑर्डर के विरुद्ध है और इसलिए ये इलीगल है। तो कोई भी ऑफिस ऑर्डर का उल्लंघन करता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि आपकी ये जो एक्शन है ये इलीगल है। उसी तरह से आप जो ऑफिस ऑर्डर है उसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये जो भी ऑफिस ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल आरटीआई में जो भी लिखता है उसको आदेश माना गया है। तो ये जो आदेश है वो नोटिफिकेशन के कॉन्ट्रडिक्शन में है। तो इस तरह से आप कोई भी पीआईओ का जो भी ऑर्डर है वो आप चैलेंज कर सकते हैं। तो ये जूरिस्प्रूडेंस का एक वेल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है। जो नोटिफिकेशन है डीओपीटी के, वो भी आप चैलेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि वो किसी रूल्स या रेगुलेशंस के उल्लंघन में है। उसी तरह से जो नोटिफिकेशन है, सूचना आयोग का नोटिफिकेशन है, सपोज आपको उसी से तकलीफ है तो आप उस नोटिफिकेशन को भी चैलेंज कर सकते हैं बिफोर द से कि ये जो नोटिफिकेशन है ये किसी रूल के या संविधान, ये जो एक्ट के कॉन्ट्रडिक्शन में है। फिर जो नियमावली होती है, नियमावली को भी आप चैलेंज कर सकते हैं। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये नियम बनाते कौन है? नियम बनाते 3 अथॉरिटी है संविधान के, जो 3 सरकार के 3 अंग है जो संविधान में डिफाइन किए गए हैं, एंड दे आर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी। मतलब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कानून विधायिका बनाती है। तो इसमें जो पहले 2 पार्ट है, जो एक्ट और रूल्स है, ये विधायिका बनाती है। संविधान जो है वो संविधान सभा ने बनाया था, जो एक बार बना था 1947 से लेके 1950 तक। और उसके बाद जो बाकी जो चीजें आती है, ऑल दीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। जो रेगुलेशंस होते हैं वो नॉर्मली कमीशंस वगैरह बनाते हैं, उनको जो पावर दिए गए हैं अलग अलग स्पेशल एक्ट्स में उसके मुताबिक। और जो नोटिफिकेशन और डाउनवर्ड्स जो भी है कि नोटिफिकेशन और जो उसके नीचे है, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर, जीओ और ऑफिस ऑर्डर्स, ये सभी एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। कानून ये भी है, ऑफिस ऑर्डर भी कानून है, उसकी भी कानूनी मान्यता है। और कोई उसको नहीं मानता है तो कोर्ट उसको भी इफेक्ट देता है। कोर्ट बोलता है कि भाई ऑफिस ऑर्डर का पालन करो। तो जो चीज कहाँ पर भी कहीं लिखी हुई है, कोर्ट उसको इफेक्ट देने की कोशिश करता है, अनलेस दैट इटसेल्फ इज चैलेंज। अब चैलेंज करने की जो प्रक्रिया है, तो उसमें 3 तरह का रिव्यू करने का अधिकार कोर्ट्स को है। तो एक होता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन और जुडिशियल रिव्यू ऑफ जुडिशियल एक्शन। तो जुडिशियल रिव्यू में कोर्ट अपने जजमेंट्स का रिव्यू करता है, तो ये उनका रिव्यू का पावर है, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दिया हुआ है। और वो सीपीसी और सीआरपीसी में इसके प्रावधान दिए गए हैं, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन में ये होता है कि आप कानून को ही चैलेंज कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल सॉल्ट्स एंड एक्साइज एक्ट 1944। अब महात्मा गांधी ने कहा था कि हम इसको ही चैलेंज करते हैं, हम टैक्स नहीं देंगे नमक किया। तो उन्होंने दंड निकाला, तो उनके साथ थी, लेकिन वो कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते थे। तो आप बोलते हैं कि कोई कानून ही गलत है, जैसे कि उत्तराखंड का सूचना का अधिकार नियमावली था और 2013 में इमीडिएटली वो हाईकोर्ट में चैलेंज हो गया था। और जनवरी का नियमावली फिर जो है कोर्ट ने क्वैश कर दिया, आयोग ने उसको निरस्त करते हुए अपनी दूसरी नियमावली फिर जून 2013 में लाई। तो इस तरह से आप रूल्स को भी चैलेंज कर सकते हैं। चैलेंज कहाँ करते हैं उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्ट या रूल्स है वो यदि चैलेंज करना है, यू कैन चैलेंज दैट ओनली इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये कोई भी लोअर कोर्ट में आप कभी भी नहीं जा सकते। और हाँ, जो बाकी चीजें हैं उसके लिए फिर जो भी कमीशन हो, चाहे ट्रिब्यूनल हो या लोअर कोर्ट हो, तो वहां पर कोई भी जीओ है या नोटिफिकेशन है या कार्यालय आदेश है या कोई एक्शन है, उसको आप चैलेंज कर सकते हो। तो ये सक्षम फोरम है। अब फिर केस लॉ कहाँ पे आता है? केस लॉ में आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट। ये भी अपने आप में एक अथॉरिटी है। और जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर है तो वो पूरे भारत के लिए वो कानून बन जाता है। तो ये संविधान में ही लिखा हुआ है 141 में। और इस तरह से जो भी वो कानून बनाते हैं तो उसकी भी मान्यता है। और केस लॉ जो होता है वो जूरिस्प्रूडेंस में वो किसी भी लेवल पे हो सकता है। हो सकता है कि वो संविधान से संबंधित हो सकता है, वो एक्ट से संबंधित हो, वो रूल से संबंधित भी हो सकता है, वो किसी ऑफिस मेमोरेंडम या नोटिफिकेशन या जीओ या कार्यालय आदेश से संबंधित भी हो सकता है। तो वो पूरा ऊपर से नीचे तक किसी भी लेवल को वो टच कर सकता है। उसके बाद फिर ये है कि जब हम ये चैलेंज करते हैं
तो ये मतलब ये तो हो गया रिव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव एक्शन एंड रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो इस तरह से जो जुडिशियल रिव्यू है उसमें आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, और उसके लिए कौन से जो फोरम है, सक्षम फोरम, ये हमको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज को हम कहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप हाई कोर्ट के सामने या सूचना आयोग के सामने ले गए कि आप इसको मत मानो, ये गलत है, वो नहीं मानेंगे, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसके लिए एक सक्षम फोरम है, उसकी प्रोसीजर है। तो सुप्रीम कोर्ट का करना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने ही करना पड़ेगा। लोअर अथॉरिटी के सामने आप बहस करो कि ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत जजमेंट दिया, तो वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मत मानो। नाउ इट इज होप दैट ऑनलाइन टॉपिक based research of OMs issued by DOPT would further enhance the understanding of the provisions of the Act by both information seekers and information providers to go a long way in further strengthening the RTI regime। और इसमें इन्होंने जो हस्तपुस्तिका जो हैंडबुक बनाई है उसमें हाउ टू मेक एप्लीकेशंस तो पब्लिक के लिए भी बनाई है। DOPT के अलावा भी बहुत सारी अथॉरिटीज है, जो अलग अलग एजेंसी है, कुछ NGO भी है, जैसे RTI फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, cic.gov.in गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट है। इसके अलावा RTI.gov.in है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक पोर्टल है, तो उस पर भी ये चीजें होस्टेड है, और उस पर भी काफी जानकारी और सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कॉम्पेंडियम और नए नए जजमेंट्स आपको मिल सकते हैं और मिलते रहते हैं। और ये OM जो है ये भी इन्होंने टाइम टू टाइम ये रिवाइज किए हैं, और नए नए ऑफिस मेमोरेंडम और नोटिफिकेशन DOPT जारी करते रहता है, तो इसलिए उसका भी नॉलेज होना जरूरी है। तो और आगे बढ़े सर, नेक्स्ट पेज। हाँ जी, अब इंडेक्स, अब इसमें जो है इन्होंने क्लासिफाई करके रखे हैं। तो डेसिग्नेशन ऑफ PIO, असिस्टेंट PIO, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी, नोडल पॉइंट्स फॉर रिसीविंग RTI एप्लीकेशंस एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम PIO। तो ये जो पावर है, ये हर एक पब्लिक अथॉरिटी को पावर दिया गया है कि वो कितने PIO डेसिग्नेट करे। तो ये 5(1) में इनका पब्लिक अथॉरिटी का अधिकार है, और वो चाहे जितने, मिनिमम 1 करना जरूरी है हर पब्लिक अथॉरिटी को, और 1 से ज्यादा यदि करते हैं तो कई जगह पर है, जैसे कि HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी में 36 PIO है, AICTE में 52 PIO है। तो इस तरह से वो जितने भी अलग अलग PIO कर सकते हैं। तो उसमें फिर हमको ये देखना चाहिए कि जो 5, 4 और 6 दिन के डिस्प्यूट होते हैं, ये मामला 5, 4 में आता है। 5, 4 इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, 6, 3 इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पर हम ये पब्लिक अथॉरिटी की जो डेफिनेशन है, या कौन कौन से PIO बनाए हैं, तो ये व्यवस्था मेंटेन करने के लिए और अलग अलग ऑफिसर्स का जो वर्कलोड है उसको ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। तो उसमें कुछ केस है मेरे पास CIC के, तो मैं आपको इंटरेस्टिंग केसेस भी मैं डिस्कस करूंगा कि जो 5, 4 और 6, 3 के जो भी डिस्प्यूट होते हैं उसमें हमको उसको रेफर करना पड़ता है। दूसरा है पेमेंट ऑफ फी एंड कॉस्ट। फी एंड कॉस्ट के बारे में समझ ये इसमें ये बताया गया है, जो सेक्शन 6(1) और 6(3), सॉरी 6(1) एंड 7(3). तो 6(1) और 7(3) में जो दो तरह की फीस के बारे में बात की गई है, एक है आवेदन शुल्क और दूसरा है अतिरिक्त शुल्क। तो आवेदन शुल्क और अतिरिक्त शुल्क है, उसका जो पेमेंट है और कॉस्ट है, इसके लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट को और CIC को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर्स दिए गए हैं, और इस तरह के उन्होंने पेमेंट ऑफ फी एंड कॉस्ट के लिए रूल्स बनाए, और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद है डीम्ड CPIO, मानित जो है, इसका प्रावधान 5(4) और 5(5) में है, क्योंकि उसके पास जो सूचना नहीं है तो उसके लिए वो किसी को भी नोटिस जारी कर सकता है PIO। और फिर 5(4) या 5(5) में कई बार ये भी होता है कि PIO बच जाता है, और जो मानित PIO है उसको जुर्माना हो जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि जो 25,000 का जुर्माना जो है वो पर केस नहीं है, बट इट इज पर PIO। तो एक ही केस में 4 या 6 या 8, 10 PIO को भी 25,000 जुर्माना हो गया, ऐसे भी केसेस है। तो इसलिए मान लो बड़ी एप्लीकेशन है और उसमें अलग अलग मानित अधिकारी है और वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो हर एक PIO को, उसमें हर एक मानित PIO को 25,000 रुपए जुर्माना हो सकता है। तो 25,000 है जो पर PIO है, इट इज नॉट पर केस। इस तरह के भी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का निर्णय है। और फिर जो हम PIO बोलते हैं, तो PIO 2 तरह के होते हैं, CPIO और SPIO। यहाँ पर लिखा है CPIO। तो हमको ये समझना जरूरी है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के PIO होते हैं उनको हम CPIO कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के जो PIO होते हैं उसको हम SPIO कहते हैं। उसी तरह से और एक फर्क है डेसिग्नेशन में, फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी और डिपार्टमेंटल एपेलेट अथॉरिटी, क्योंकि इसके बारे में 19(1) में लिखा हुआ है सबसे पहले। तो ये 5(1) में नहीं होता है, लेकिन जो FAA की नियुक्ति होती है वो 19(1) में ही होती है। और 19(1) में जो PIO है उसे कम से कम एक रैंक वरिष्ठ कोई भी अधिकारी जो होता है वो डिपार्टमेंटल एपेलेट अथॉरिटी या फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी हो सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट FAA यूज करता है, और स्टेट गवर्नमेंट, ज्यादातर स्टेट गवर्नमेंट विभागीय अपीलीय अधिकारी इस तरह से डिपार्टमेंटल एपेलेट अथॉरिटी नोमेनक्लेचर यूज करती है। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, क्योंकि इनके नियुक्ति के बारे में या इस तरह से क्लियर प्रावधान नहीं है। बट 19(1) में जो कहा गया है, तो 19(1) के तहत ही FAA की नियुक्ति होती है।
फिर है ई-आईपीओ एंड ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ आरटीआई एप्लीकेशंस। तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो है, ये सबसे कन्वीनिएंट है, क्योंकि पहली बात इसमें जो कमीशन होता है, एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, वो एक्सचेंज बहुत कम होता है। ऑन द अदर हैंड आप यदि बैंक में जाएँगे, तो बैंक में आपको ₹25, ₹35, अब ₹10 के अमाउंट के लिए आप ₹25, ₹30, ₹35 यदि आप कमीशन देंगे, तो वो आपको एक्चुअल अमाउंट से भी ज़्यादा महँगा पड़ जाता है। क्योंकि एक नॉमिनल रेट इसमें रखा गया है कि जिस छोटी-छोटी चीज़ों के लिए लोग पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाते थे, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का बर्डन कम हो और प्रशासन में पारदर्शिता आ जाए, क्योंकि 80% केसेस गवर्नमेंट के खिलाफ ही होते हैं और इसलिए ये आरटीआई एक्ट की व्यवस्था की गई है और इसलिए एक संविधान की स्थापना के बाद पिछले 60-70 साल में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी एक अधिनियम बना है एंड दैट्स व्हाई इट इज सो पॉपुलर और इसलिए लाखों करोड़ों एप्लीकेशंस इसमें हो रही है और बहुत सारे नए-नए प्रॉब्लम्स भी है, केस लॉ भी है और इसमें पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया है। यहाँ पर मैं थोड़ा हिस्ट्री के बारे में भी आपको 2002 के बारे में बता देता हूँ कि आरटीआई एक्ट जब नहीं था, तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था 2002 में। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में फ़र्क क्या है। लगभग सभी सेक्शन मैच होते हैं एक्सेप्ट सेक्शन 12 टू 17, क्योंकि उसमें कमीशन ही नहीं बनाया था और स्पेशल कोर्ट ही यदि नहीं बनाया तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करेंगे कौन? ऑफ कोर्स हाई कोर्ट। तो वो मामले सीधे सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में जाते थे। अब ये है कि आरटीआई के कोई भी मामले के लिए अब सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते या किसी और अदालत में नहीं जा सकते। सेक्शन 23 में उसको स्पेशली डिबार किया गया है। इसका मतलब है कि सिविल कोर्ट के ही बराबर जो पावर है वो इसमें दिए गए हैं, जो 18(3) में अ, कमीशन को दिए गए हैं और इस तरह से स्पेशल कोर्ट बन जाने से और फिर इसमें जो बाकी स्ट्रक्चर है, हम बोलते हैं कि एक पूरा मैकेनिज़्म दिया गया है। वो मैकेनिज़्म क्या है? उस मैकेनिज़्म में 3 हिस्से हैं। पहला इन्फॉर्मेशन कमीशन, दूसरा फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी या डिपार्टमेंटल एपेलेट अथॉरिटी, क्योंकि कई विवाद उनके स्तर पे भी हो जाते हैं और तीसरा पीआईओ, जो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक की पर्सन होता है और उसी को सब कुछ इसमें झेलना पड़ता है या काम करना पड़ता है जो भी और जिसके लिए उसको कोई भी अतिरिक्त मानदेय देय नहीं होता है। और बल्कि उसका उल्टा एक रिस्क बना रहता है कि कभी भी 25,000 जुर्माना हो सकता है और 20-2 में डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकती है। तो इस तरह से उसका काम काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, वो भी हमको समझना ज़रूरी होता है। फिर आरटीआई सेल, आरटीआई सेल जो है ये अलग-अलग जगह पर स्थापित की गई है और इसमें जो एक तरह का एक अ अ, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स हम बोल सकते हैं कॉल कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स कि वो आरटीआई सेल के जो ऑफिसर है वो टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं और उसमें केवल पीआईओ ना हो बल्कि पीआईओ को असिस्ट करने के लिए जो साथ में असिस्टेंट पीआईओ का भी प्रावधान है 5(2) में। उनके अलग-अलग रोल के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा कि 5(1) और 5(2) में फ़र्क क्या है और पीआईओ की ड्यूटी में क्या फ़र्क है। तो ये आरटीआई सेल जो है ये भी स्थापना की सकती है और इसमें उनको टाइपिस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, चपरासी है, फोटोकॉपी करने के लिए असिस्टेंट है, तो ये भी स्टाफ उनको दिया जा सकता है और इस तरह से आरटीआई सेल भी अलग-अलग जगह पर स्थापित कर सकते हैं। एक्ट में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, बट ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है और उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए डीओपीटी ने इससे संबंधित भी कुछ सर्कुलर जारी की है। फिर एक है ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशंस कि जो सूचना एक पब्लिक अथॉरिटी के पास नहीं है, वो दूसरों को जो ट्रांसफर करता है, तो ये मामले जनरली 6(3) में आते हैं, ये मामले 5(4) में नहीं आते। तो 6(3) में जो ट्रांसफर के प्रावधान है, उससे संबंधित जो-जो क्योंकि केसेस भी कुछ ऐसे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ केसेस हुए हैं और इसलिए फिर इसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ट्रांसफर से संबंधित जो मेमोरेंडम जारी किए हैं, वो 6(3) के मामले सब इसमें आते हैं। फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो इसमें अलग-अलग सेक्शन जो है उसके लिए बहुत सारे इन्होंने सर्कुलर जारी किए हैं। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड, तो इसमें जो सूचना की डेफिनिशन है, परिभाषा है 2F, तो 2F से संबंधित मामले इसमें 8 में इन्होंने सर्कुलर जारी की है कि सूचना अस्तित्व में नहीं है या इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट हेल्ड। हेल्ड क्या है? वो भी सीपीआईओ वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल केस में सीपीआईओ सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल में सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में काफ़ी अच्छी इसकी परिभाषा की है, जो मैं कभी डिस्कस करूँगा, मौका मिलेगा क्योंकि हम रोज़ इसमें मिलने वाले हैं। तो हेल्ड का अर्थ क्या होता है? और 2F में यदि कोई झूठा क्लेम करता है, तो उसको किस तरह से काउंटर किया जाए, वो हमको उससे सीखने में मदद होंगी। और फिर स्प्रेडिंग अवेयरनेस। स्प्रेडिंग अवेयरनेस 2 लेवल पे होता है। एक तो सरकारी अधिकारियों को ट्रेन करना और दूसरा होता है पब्लिक को ट्रेन करना। क्योंकि पब्लिक यदि इसमें ट्रेन करेंगी, तो उससे भी भ्रष्टाचार सामने आता है। लोगों को बड़ा डर लगता है। ₹10 का एक केवल एप्लीकेशन देना है, उसमें भी लोग इतना डरते हैं कि मुझे समन्स आ जाए तो मैं क्या करूँगी? मुझे जब बुलाएँगे तब मैं क्या करूँगी? ऐसे भी लोगों को कई बार मैंने देखा कि बहुत सारे एप्लीकेंट हैं कि मुझे दूसरे शहर जाना पड़ेगा या अपीलीय अधिकारी भी बुलाएँगा तो मुझे क्या करना है? तो ये कई इस तरह के डाउट रहते हैं। तो इसलिए आम पब्लिक को भी कम से कम एप्लीकेशन कैसे करना, अपील कैसे करना, कंप्लेंट कैसे करना, ये एटलीस्ट ज़रूरी होता है। तो स्प्रेडिंग अवेयरनेस जो है ये वैसे तो गवर्नमेंट का काम है।
ने अपनी ग्रांट्स उनको दे दी आयोग को, और बोला कि आयोग ही आप ट्रेनिंग कराए, और इस तरह से वो काम हमारे ऊपर आ गया। और फिर उसमें आरटीआई रिसोर्स पर्सन उन्होंने 4 एडवोकेट 4 लोगों को अपॉइंट किया, तो उस तरह से मुझे आरटीआई रिसोर्स पर्सन बनाया गया। तो स्प्रेडिंग अवेयरनेस है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, और ये कई बार अधिकारियों को भी जानकारी नहीं होती। कई बार लोग ये भी डिफेंस देते हैं, हालांकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज, लेकिन जब बहस होती है तो बोलते हैं कि साहब मैं तो अनट्रेंड हूँ, या तो मुझे अचानक पीआईओ बना दिया, या पीआईओ तो कोई और है, उसकी जगह मुझे आज भेज दिया गया। अब अब कमिश्नर भी सुन के सोच में पड़ जाता है कि भाई इसको क्या डांटे। तो कभी-कभी वो निर्णय में ऐसी भी टिप्पणी कर देते हैं कि भाई इनको ट्रेनिंग दिया जाए, और वो कोई बहुत अच्छी टिप्पणी नहीं मानी जाती। इसका मतलब है कि आपको अपना काम ठीक ढंग से करना नहीं आता है, और इनको ट्रेनिंग दिलाई जाए, ऐसी सिफारिश भी सूचना आयोग कर सकता है सेक्शन 19 में। तो ये ट्रेनिंग वगैरह के बारे में भी प्रावधान है जो मिससेलेनियस चैप्टर में आरटीआई एक्ट में दिए गए हैं। तो उससे संबंधित कुछ ऑफिस मेमोरेंडम है वो इसमें आते हैं। इसके बाद है डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील का जो डिस्पोजल है ये 19/2 और 19/4 में दिया गया है। अपील जो होती है वो 19/1 या 19/3 में होती है, जो 19/1 में फर्स्ट अपील होती है, 19/2 में थर्ड पार्टी अपील होती है। ये दोनों ही फर्स्ट अपील है। उसी तरह से जो सेकंड अपील होती है वो फिर 19/3 या 19/4 में होती है। तो इसमें खास करके जो 19/1 में जो अपील है उसका निस्तारण किस तरह से करना है, और अपीली अधिकारियों के लिए भी हैंडबुक बनी हुई है। नॉर्मली इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ना ही इनको कोई मानदेय या अतिरिक्त भत्ता वगैरह उसके लिए मिलता है, ना ही इनको कोई जुर्माना किया जा सकता है। डिसिप्लिनरी एक्शन उनके खिलाफ रिकमेंड की गई है। ऐसे कई ऑर्डर्स उत्तराखंड इंफॉर्मेशन कमीशन ने किए थे, लेकिन वो चैलेंज हुए हैं। तो फर्स्ट अपीलीय अधिकारी जो है उसके बारे में ज्यादा यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बट ये एक स्ट्रक्चर जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया कि पहले लेवल पर यदि ना हो तो दूसरे लेवल पर, और फर्स्ट अपीलीय अधिकारी की संख्या पीआईओ से कम होती है लेकिन आयोग के अधिकारियों से ज्यादा होती है, और उनको भी टाइम दिया गया है कि वो 30 दिन या 45 दिन में उसको निस्तारण करें। तो डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट अपील उनको किस तरह से करना है, इसके लिए जो गाइडलाइन या निर्देश है वो भी अप्लीकेंट्स को भी जानकारी होना जरूरी है, ताकि यदि कोई पीआईओ गलत तरीके से करता है या इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो उसको फिर आप सेकंड लेवल पर चैलेंज करें, या फिर फर्स्ट अपील पर भी आप अपीलीय अधिकारी के ध्यान में वो चीज ला सके। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड जो है वो एक्ट के जो 41A 41C और 41D, इसमें ये चीज बताई गई है कि हर चीज को रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट में 3 चीजें आती है: रिकॉर्ड्स क्रिएशन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस और रिकॉर्ड डिस्ट्रक्शन। उत्तराखंड के जो प्रथम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे स्वर्गीय डॉक्टर रघुनंदन सिंह टोलिया, उन्होंने इंग्लिश में एक बहुत अच्छी किताब इसमें लिखा है, पब्लिकेशन है, इट्स अ प्राइज पब्लिकेशन। मैं करीब 16 किताबें उनकी खरीद के लाया था मैं 2008 में। तो उसमें उन्होंने काफी पुस्तकें लिखी थी, और उसमें मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स और इसमें कंप्यूटराइजेशन वगैरह किस तरह से करना चाहिए, तो ये काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है, क्योंकि अब डिजिटलाइज़ेशन और कंप्यूटराइज़ेशन होने की वजह से एक्सेसिबिलिटी और जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी चेंज हो गई है। तो इसलिए ये सबसे भी पीआईओ को अपडेट होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए रिकॉर्ड्स किस तरह से रखे जाए, रिकॉर्ड के डिस्ट्रक्शन की प्रक्रिया क्या होंगी, किस तरह से रिकॉर्ड को नष्ट किया जाना चाहिए, ये रिकॉर्ड को क्रिएट कैसे करना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, उसका इंडेक्सिंग कैसे करना है, उसका डिजिटलाइजेशन या कंप्यूटराइजेशन कैसे करना है, ऑफलाइन से ऑनलाइन कैसे करना है, ये सभी चीजें जो 41A, C और पर ये कुछ मेमोरेंडम जारी किया गया। उसके बाद है सुओ मोटू डिस्क्लोजर। सुओ मोटू डिस्क्लोजर है वो 41B में आता है कि उनको 17 मैनुअल्स जो पब्लिश करने हैं हर पब्लिक अथॉरिटी को। तो ज्यादातर पब्लिक अथॉरिटी के वेबसाइट पर ये होते हैं, तो इसको बनाते कैसे है, इसमें भी कुछ गाइडलाइंस इन्होंने दिया है, क्योंकि मैंने भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हैं, रिवाइज किए हैं, तो मुझे इसका भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि कई बार पीआईओ को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, और उसमें क्या क्या पावर्स वो इस्तेमाल कर सकते हैं मैनुअल बनाने के लिए। और इसमें कुछ बहुत अच्छे उदाहरण भी है हमारे पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ अथॉरिटीज है जिन्होंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाए हैं। और इसका मूल उद्देश्य ये है कि सुओ मोटू स्वयं प्रकटन यदि सूचनाओं का कर दे, तो जो 6(1) में 6(3) में एप्लीकेशन होती है उसका आवश्यकता कम से कम रहेगी। ये इसका मूल भावना है, और इसलिए सुओ मोटो डिस्क्लोजर भी है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है इसमें काफी खराब स्थिति है, जिस पर एक वेबिनार अभी एक संडे को हुआ भी था रिसेंटली। तो 41B के जो ऑफिस मेमोरेंडम है वो इसमें आए हैं। फिर है डिस्क्लोजर ऑफ फाइल नोट्स। फाइल की जो नोटिंग है ये 2F से संबंधित है। रिकॉर्ड की डेफिनेशन भी एक्ट में दिया है, और जो सूचना का अधिकार 2I में है
तो ये सब चीजें इसमें आती है। फिर जो ACRs, ये जो नॉर्मली 8 के जो एग्जाम्पशन है उसमें क्या क्या चीजें एग्जेम्प्टेड है उसमें ये आता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, इसमें जो 8 और 11 के संबंधित जो प्रावधान है तो वो 8(1)J और 11(1), 11(2), 11(3), 11(4) ये प्रक्रिया से संबंधित जो भी बात है वो इसमें पार्ट 13 में दिया गया है। इस तरह से इसको पूरी किताब को क्लासिफाई किया गया है। तो और आगे बढ़े सर? जी। हाँ, इसके बाद है कैन रीजंस बी आस्क्ड अंडर RTI एक्ट। तो 2F से ही संबंधित है ये कि एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन या कंक्लूजन, इस तरह के कई बार लोग RTI लगाते हैं, खास करके आवेदक नॉलेज ना होने की वजह से, और फिर PIO ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि वही आपकी सूचना प्रश्नात्मक है। तो इसमें ये ध्यान रखिए कि PIO किसी भी चीज पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। उसका काम यह है कि केवल वो फोटोकॉपी दे दे। वो भ्रष्टाचार भी उजागर कर सकता है, वो ये सबूत भी उसके दे सकता है। तो इस तरह से PIO आपकी बहुत सारी सहायता भी कर सकता है, और अच्छे PIO टाइम टू टाइम अपने ही विभाग के करप्शन को एक्सपोज करते हैं या करना पड़ता है, ऐसे भी करते हैं। तो इसमें कोई भी कारण क्यों किया गया, इसका जो कारण है क्या ये पूछा जा सकता है। तो इसमें जो 4(1)D है वो भी इसमें लागू होता है, और 2F है उसमें सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के कुछ अलग अलग रीजंस है, जजमेंट्स है। तो उसमें ये रीजन को पूछा जा सकता है कि नहीं, या आम आदमी और MP MLA में क्या फर्क है। क्योंकि MP MLA जो है वो तारांकित या अतारांकित प्रश्न करते हैं। तारांकित में मिनिस्टर का हाउस में होना जरूरी है, अतारांकित प्रश्न है उसमें मिनिस्टर का होना जरूरी नहीं है। तो ये जो पार्लियामेंट के जो अलग अलग रूल्स है या असेंबली के रूल्स है, जी, आप उसके तहत जो प्राइवेट वो कंपनियों के विषय में की तो प्रश्नोत्तरी खैर कम करते जानकारी हैं, रहती है कि वो और कंपनियां जो सरकार आम के कुछ नागरिक को मतलब लाभ लेती हैं। जैसे कई बार इसमें ऐसा होता है कि अंतर है, वो वो सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट किसी पे न किसी माध्यम से ये किया इन्वेस्टमेंट हुआ होता है है, गवर्नमेंट और का, वो हम इसमें और डिस्कस करेंगे कि संबंध जो में इसमें ऐसी रीजंस पूछे व्यवस्थाएं जा हैं सकते हैं या नहीं जिसमें पूछे जा सकते। और दूसरा भी ये इश्यूज रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जनरली जो 12 से 17 होता है इन्वेस्टमेंट, उसका टोटल का 50% या 50,000 इस तरह से होता सर है आपकी आवाज नहीं आ रही जिसमें, है, हालांकि वो सहकारी समितियां आती हैं सहकारिता से संबंधित। लेकिन प्राइवेट के शायद विषय कोई में यदि कॉल आपको वगैरह आ RTI गया लगाना है वो तो आप रिलेटेड टू लेबर डिपार्टमेंट में आप इंफॉर्मेशन लगा सकते कमिश्नर्स। हैं। लेबर और इसके बाद डिपार्टमेंट के फिर पास पूरे सुप्रीम कोर्ट डेटा, जजमेंट रिगार्डिंग लेबर एडवाइस डिपार्टमेंट ओपिनियन, में ये भी आप 2F से संबंधित ही है। लगाकर और प्राइवेट इसमें कंपनियों के विषय जो में जानकारी CBSE वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय केस है, और भी कुछ केसेस है। जुडिशियरी में भी लोग जो RTI लगा आगे चलते हैं। है, और तो ये कुछ साथियों ने क्या प्रश्न क्या हैंड रेज किए हुए हैं। नियम कुछ जो है वो उन्होंने परिभाषित किया सुप्रीम कोर्ट। नारायण सिंह जी, क्या जो आप सुन पा रहे CBSE हैं? वर्सेस में हम देखेंगे, और इसके बाद RTI रूल्स, क्योंकि रूल्स जो है वो पब्लिक अथॉरिटी भी बना सकती है, जी, आप वो स्टेट प्राइवेट गवर्नमेंट या कंपनियों सेंट्रल गवर्नमेंट के भी बना विषय सकती में है। की तो ये कम जो रूल जानकारी मेकिंग रहती है पावर कि वो है, और ये कंपनियां किस सरकार के मामले से कुछ संबंधित रूल्स बना सकते हैं, मतलब ये व्यवस्था 25, 26, 27, 28 में दी गई है। तो इसलिए जो रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है या टाइम टू टाइम रिवाइज किया है, तो वो रूल्स इसमें आखिरी चैप्टर में इस किताब में दिए गए हैं। इस तरह से ये कॉम्पेंडियम बनाया गया है। और आगे बढ़ते हैं सर। जी, डेसिग्नेशन ऑफ PIO, APIO, FAA, नोडल पॉइंट्स फॉर रिसीविंग RTI एप्लीकेशंस एंड पिटीशन फ्रॉम PIO। अब इसमें 5 ऑफिस मेमोरेंडम दिए गए हैं। सबसे पहला है 2005 का डेसिग्नेशन ऑफ असिस्टेंट PIO। इसके लिए एक्ट में 5(1) और 5(2) में दिया गया है। हम यहाँ पर 5(1) और 5(2) का जो हक है वो क्या है वो आपको देखना है। PIO की क्या ड्यूटी है और असिस्टेंट PIO की क्या ड्यूटी है वो यहाँ पे दिया गया है। और जो इनको डेसिग्नेशन है, तो कितने PIO और कितने APIO डेसिग्नेट किए गए हैं वो इसमें दिया गया है। और एक गलतफहमी लोगों के दिलों में जो होती है कई बार, खास करके PIO के असिस्टेंट है, उनको ये ध्यान रखना है कि वो उनका असिस्टेंट नहीं है, बट वो पब्लिक का असिस्टेंट है। तो पब्लिक की सहायता, पब्लिक की सहूलियत के लिए ये APIO बनाए जा सकते हैं। इसको बनाना कंपलसरी नहीं है, बट डिपेंडिंग ऑन वर्कलोड, और यदि किसी को अपनी एप्लीकेशन पहुंचाने में जो कोई बाधा आती है, तो APIO की जो ड्यूटी है, क्या क्या कर्तव्य है, कौन से रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं, ये पूरा 5(2) में आता है। और 5(2) में इसका विस्तार से मैं इसमें इसके बारे में बताऊंगा। फिर डेसिग्नेशन ऑफ CPIOs इन द ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। क्योंकि सेक्शन 24 जो है वो एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन को भी अपना PIO रखना जरूरी होता है। फिर इसमें जो भ्रष्टाचार है और जो मानव अधिकार उल्लंघन है, इसमें भी कई गलतफहमी होती है कई बार लोगों के दिलों में कि ये भ्रष्टाचार, क्योंकि भ्रष्टाचार की जांच करना ही मेन काम है इंटेलिजेंस एजेंसीज का। वो जो जांच चल रही है उसको वो प्रोग्रेस में है, तो वो 8(1)H का डिफेंस जनरली लेते हैं और वो सूचना वो नहीं देंगे। लेकिन जो यहाँ पर बात की गई है 24 में, वो ये है कि जांच एजेंसी में ही भ्रष्टाचार है।
या फिर जांच एजेंसी ही ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन करती है, तो ऐसे मामले में उनको सूचना देनी पड़ती है। 45 दिन टाइम उसके लिए उनको दिया गया है। और जो सेक्शन 24 की जो व्यवस्था है और ये सेकंड शेड्यूल जो है, इसमें ये दिया गया है। और सेकंड शेड्यूल को कुछ अलग-अलग स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको अमेंड किया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने-अपने विभाग को इसमें डाल सकती है, जैसे उनका विजिलेंस एस्टेब्लिशमेंट है या उनका सतर्कता अधिष्ठान या कोई दूसरे ये है ये सुराज या भ्रष्टाचार निवारण या जो भी उनको करना है। तो जिसको भी उनको वो एग्जेम्प्ट करना है, तो वो इसमें शेड्यूल में नोटिफाई कर सकते हैं। गैजेट नोटिफिकेशन इसका होता है और उसके बाद ही वो एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उनको भी अपना पीआईओ बनाना जरूरी होता है। और ये इसके लिए भी व्यवस्था 2007 में की गई है। फिर पॉइंट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन एंड डेसिग्नेशन ऑफ एपेलेट अथॉरिटीज अंडर द आरटीआई एक्ट 2005, क्योंकि एप्लीकेशन कहाँ पे रिसीव की जाएंगी, तो ये इसके लिए भी ऑफिस मेमोरेंडम दिया है, जिसमें जो पोस्ट ऑफिस है वहां पर भी आरटीआई एप्लीकेशन दी जा सकती है। उनकी क्या ड्यूटी रहेंगी, एपीआईओ की क्या ड्यूटी होती है, वो 5 दिन के अंदर उनको फॉरवर्ड करना है, इस तरह से 5(2) में लिखा गया है। तो वो सब व्यवस्था यहाँ पर है। और अपीलीय अधिकारी जो है, जो कि एक महत्वपूर्ण, एक हम बोल सकते हैं कि सेकंड टायर है सूचना आयोग के नीचे, और उसके नीचे फिर पीआईओ होते हैं। तो अपीलीय अधिकारी का जो डेसिग्नेशन है, वो भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और टाइम टू टाइम ये चेंज होते भी रहती है। और ये पूरी पूरी कंपाइल्ड लिस्ट है, वो भी कई स्टेट्स में बनी हुई है। और ये हैंडबुक और ये डायरेक्टरी जो है, उत्तराखंड में तो ये डायरेक्टरी वेबसाइट पर ही इन्होंने डाल दी है। मेरे ख्याल से उस टाइम कुछ 10,000 ऑफिसर्स थे 2009 में, और ये डायरेक्टरी भी अवेलेबल हो जाती है। और टाइम टू टाइम इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज भी होते रहती है, क्योंकि लोगों के ईमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, चार्ज भी कई बार ट्रांसफर होते रहता है, तो ये सूचना टाइम टू टाइम बदलते रहती है। तो उसके लिए ये इसमें दिया गया है। इसके बाद है कर्टियस बिहेवियर विद द पर्संस सीकिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। ये जो है, ये 5(3) से संबंधित है, कि जो रीजनेबल असिस्टेंस है, या फिर लोग करते हैं कि आरटीआई एप्लीकेशन लगाया तो ये मेरा दुश्मन हो गया, या फिर छोटी-छोटी बातों में भी लोग परेशान करते हैं। तो उसमें एक है कि मित्रवत व्यवहार करें, कि बैठने की जगह होनी चाहिए, पानी पीने की जगह होनी चाहिए, कागज या पेन कोई लाया तो छोटी-छोटी बातों में अड़ंगेबाजी ना की जाए। या कोई पूछता है कि भई आपका कैशियर कहाँ बैठता है, या आपका अकाउंट सेक्शन कहाँ पे है, या ये ₹10 जमा करने की प्रोसीजर क्या है, तो छोटी-छोटी मामलों में अड़ंगेबाजी ना किया जाए, बल्कि जो रूटीन ऑफिस प्रोसीजर है उसके मुताबिक उसको एक सम्मान की दृष्टि से उसको ट्रीट किया जाए। तो एक कर्टियस बिहेवियर जो है, ये 5(3) में एक्सपेक्टेड है, और इससे संबंधित प्रावधान इसमें दिए गए हैं। और इसके बाद फिर प्लेसिंग डिटेल्स ऑफ करंट अर्लियर सीपीआईओ एफएस ऑन द वेबसाइट्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज रिगार्डिंग। तो ये 41B में भी एक मैनुअल में एक इसेंशियल आइटम है, कि अभी के या पहले के जो जो पीआईओ है और अब फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी जो है, तो इनकी जो लिस्ट है वो उनकी वेबसाइट पर भी पब्लिश की जाए। साथ में एक ऑफिस में बोर्ड, कार्यालय में बोर्ड वगैरह होना चाहिए। इस तरह की भी व्यवस्था उत्तराखंड में की गई है, ताकि लोगों को पता चले कि मुझे अपनी एप्लीकेशन कहाँ पे रिसीव करानी है। और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन ने भी कहा है, द एप्लीकेंट शुड नॉट बी मेड टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। इतना उसको मजबूर मत कर दीजिए कि वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाए। तो इतना बैड ट्रीटमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए एक जानकारी के लिए ये व्यवस्था सुलभ हो पब्लिक को, इसलिए इसमें प्रावधान किए गए हैं कि ये डिटेल जो है वो पब्लिश किए जाए। और आगे बढ़े सर, तो ये तो 5 सब्जेक्ट मैटर है, जिसमें हमारे पास 5 टाइम अराउंड हो गया है, इसको हम बारी और कल से जो है हम जी जो सर। है इसको मेमोरेंडम्स को समझेंगे। बल्कि आप यस जो यस है, अगर बिल्कुल। अगर आधा 1 मिनट बचा हुआ है तो बस आप ये बता दें कि हम लोग किस तरीके से इसको समझने वाले हैं, एक रोड मैप को आप विजन को बताएं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें एक ही, चूँकि मैं ये मान के चलता हूँ कि ज़्यादातर लोग जो है, इनको आरटीआई के एक्ट के मूल प्रावधान मालूम है, तो इसलिए मैं केवल उसमें सेक्शन बता देता हूँ कि कौन से सेक्शन में ये आते हैं। और दूसरी बात ये है कि कई जो ऑफिस मेमोरेंडम इन्होंने जारी किए